हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप मार्केट में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी से भी बात करेंगे तो 90% चांसेस है कि वो इस बात के लिए आपको कन्विंस कर देगा कि आप वीआरएफ टाइप एयर कंडीशनर खरीदें। क्यों? क्योंकि इसके एडवांटेजेस ही इतने ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस सेविंग, इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। अगर यही बात 15 साल पहले अगर कोई सेल्स पर्सन किसी क्लाइंट को बोलता था तो क्लाइंट ज्यादातर चांसेस होता था कि वो मना कर देता था। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को भी नहीं पता था और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा थी। और यहाँ तक कि कंपनीज भी ज्यादा इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते थे। लेकिन आज कंपनीज ने इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया हुआ है। आज सबसे ज्यादा एयर कंडीशनर जो बिक रहा है वो वीआरएफ टाइप एयर कंडीशनर बिक रहा है। कंपनीज भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्लाइंट का भी ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल आपको देखना है तो घरों में ज्यादातर जो चांसेस होते हैं लोग स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर यूज करते हैं। बहुत ज्यादा अगर उनको स्पेंड करना है या बहुत ज्यादा अगर पावर कंजम्पशन का अगर फैक्टर उनके माइंड में है तो वो इन्वर्टर टाइप स्प्लिट यूनिट लेते थे। लेकिन आज अगर देखेंगे तो घरों में भी लोग वीआरएफ टाइप एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं और कंपनीज ने भी इसमें बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। अगर आप देखें तो जो स्पेस बहुत कम अवेलेबल होता है घरों में, तो घरों के लिए उन्होंने साइड डिस्चार्ज यूनिट लॉन्च किया और 6 HP 4 HP से मशीन स्टार्ट की। ये जो छोटे घर होते हैं जैसे 2 BHK 3 BHK, घर घर के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किए। मतलब 4 HP से भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपका घर में 3 या 4 AC हैं तो भी वो कनेक्ट एक ही आउटडोर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जो क्लाइंट की नीड है उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए। प्रोडक्ट भी देखिए बहुत फेजेस से गुजरा। स्टार्टिंग में उसमें फिक्स्ड कंप्रेसर होता था, उसके बाद उन्होंने एक इन्वर्टर कंप्रेसर डाला, उसके बाद दोनों इन्वर्टर लाए, उसके बाद टॉप डिस्चार्ज मशीन जो थी घरों में नहीं लगा सकते थे क्योंकि स्पेस का इश्यू होता था। जो साफ्ट होता था उसमें स्पेस कम होता था, तो उन्होंने मशीन भी स्लिक मशीन बनाई, साइड डिस्चार्ज मशीन बनाई। कंपनीज ने भी इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा R&D किया है, बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया है, तो वो बधाई के तो पात्र हैं ही। बट इसके प्रोडक्ट के साथ साथ इसके एडवांटेजेस तो बहुत हैं, डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि एज अ एंड यूजर, एज अ प्रोक्योरमेंट पर्सन आप फील करते हो। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए गाइड की तरह भी काम करेगा और जो OEM है उस करेगा। तो जो वीआरएफ टाइप एयर कंडीशनर होता है उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जब क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पार्टनर सिलेक्शन होता है। अब ये वीआरएफ टाइप एयर कंडीशनर सेल कैसे होता है? क्या होता है, एक कंपनी होती है जैसे ब्लू स्टार है, डाइकिन है, मित्सुबिशी है, तोशिबा है, LG है, सैमसंग, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। ये मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को। ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसके बाद इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्स करते हैं और इनके हर एरिया में एरिया वाइज या रीजन वाइज इनके चैनल पार्टनर्स होते हैं जिसको ये डीलर्स भी बोलते हैं। ये डीलर क्या होते हैं, फ्रंट एंड होती हैं इन कंपनीज के लिए। क्या होता है, सेल्स का जो पर्सन होता है वो पूरे एरिया, जैसे मुंबई रीजन है तो उसमें 2 से 3 सेल्स का बंदा होगा और इनके मल्टीपल कम से कम 10 से 15 हर एरिया के हिसाब से इनके डीलर होते हैं। और हर जो बंदा होता है अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो डीलर का बंदा पूरा सब कुछ एग्जीक्यूशन सब कुछ उसके थ्रू होता है। जो मशीन भी सेल होती है वो डीलर के थ्रू कंपनी सेल करती हैं क्योंकि उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कंपनीज के पास। जो डीलर होते हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं। अगर आपकी मान लो रिक्वायरमेंट है तो आपने रिक्वायरमेंट क्लाइंट को शेयर किया या उस डीलर को शेयर किया, वो क्या करता है, जो दोनों OEM और जो डीलर ये दोनों डिस्कस करते हैं आपका जो हीट लोड एस्टिमेशन करेंगे, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपका बजट है, उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिजाइनिंग होती है, क्लाइंट जो आपका OEM होता है वो पूरी डिजाइन को रिव्यू करता है, उसके बाद वो अप्रूवल देता है, उसके बाद जाके एग्जीक्यूशन होता है। फिर कमीशनिंग के टाइम पे भी OEM का बंदा होता है, वो पूरे सिस्टम को अप्रूव करता है, उसके बाद वो कमीशनिंग होती है और उसके बाद सर्विस में भी ये जो OEM होता है ये सपोर्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, OEM का तो एक बड़ा पार्ट है ही, बट वो जो पार्टनर है, जो डीलर है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि आपके लिए फ्रंट एंड जो फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो डीलर होगा। आप डायरेक्ट हर चीज के लिए OEM को नहीं बोल सकते क्योंकि उनके लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। तो ये जो डीलर होता है इसका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहला तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है, एक प्रॉपर डिजाइन होता है। ऐसे हाईवॉल की तरह नहीं होता कि आपने ऑनलाइन भी हाईवॉल खरीद लिया और लाके एक बंदा आया लाके फिट कर दिया। ये ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये आपको डीलर के थ्रू या OEM के थ्रू, डीलर के थ्रू आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, पूरा सिस्टम का डिजाइन होता है, क्या हीट लोड है आपका, कितना लोड आ रहा है,
क्या उसका पाइपिंग साइज क्या होगा, प्रॉपर एक डिजाइन होता है और उसको ओईएम अप्रूव करता है। तो जो भी आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, डीलर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके पास डिजाइन कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ताकि सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन हो सके, क्योंकि एक बार डिजाइन हो गया उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर वो रिवर्स जाना क्लाइंट के लिए एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, एग्जीक्यूशन। अब डिजाइनिंग में इतना सारा आप चीजें उसमें आपने एफर्ट लगाया, तो एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, आउटडोर लगेगा, उसके बाद मल्टीपल पाइप लगेंगी, मल्टीपल पाइप साइजेस लगते हैं। जैसे पाइप स्टार्ट हुआ आगे, वहां 25 mm से पाइप 28 mm या 25 mm से स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाते जाते पाइप साइज कम होता है, तो रेफिनेट होता है, बहुत सारी चीजें होती। इसमें आपको एग्जीक्यूशन पॉइंट से आपको ध्यान रखना रहता है, हर चीज ड्राइंग में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता। जैसे आपका एक पाइप साइज स्टार्ट हुआ, रेफनेट आपने लगाया, तो ऐसा नहीं है कि रेफनेट लगाने के बाद तुरंत आप इसको बैंड मार सकते हैं। जैसे बैंड मारे ऐसा नहीं है कि तुरंत आप यूनिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप हर जगह मल्टीपल जगह यू बैंड मार रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना, हर आप ड्राइंग में इनको हर जगह इनकॉर्पोरेट नहीं करते, साइट के हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो वो जो डीलर है उसके पास एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए, जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो उसके सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वो उस प्रोडक्ट के को उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो एग्जीक्यूशन है वो टेक्निकल पार्ट समझ सके, और अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो ओईएम के साथ डिस्कस करके उसको इनकॉर्पोरेट करा सके। क्योंकि नॉर्मल बंदा है, अगर आपने बोला कहीं पे क्लाइंट ने बोला नहीं मेरे को यहाँ हाइट ज्यादा चाहिए, यहाँ पाइप ऊपर कर लो, यहाँ से यहाँ बैंड मार लो, और बंदे ने कर दिया, बाद में जब कमीशनिंग में प्रॉब्लम आएगा तो वो बंदा खड़ा नहीं होगा, एट द एंड सफर आप क्लाइंट करने वाला है। तो जो डीलर है उसका डिजाइन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, मेंटेनेंस। अब ये प्रोडक्ट ऐसा है ना कि आप, ऐसा नहीं है कि जैसे हाईवॉल्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया आप ऑनलाइन कोई टेक्नीशियन बुला लेते हैं या कहीं भी शॉप से वहां से टेक्नीशियन बुला लेते हैं, ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। जिस डीलर ने इंस्टॉल किया है, जिसका मशीन है, वही बंदा ऑथराइज है उस मशीन पे काम करने के लिए। तो जो भी आपका डीलर है उसके पास प्रॉपर मेंटेनेंस की टीम होनी चाहिए, टेक्निकल टीम होनी चाहिए कि अगर कोई, क्योंकि आपका फर्स्ट पॉइंट जो कांटेक्ट होगा वो डीलर ही होगा। आप भले कंपनी में कॉल रजिस्टर कर देंगे, लेकिन आपके यहाँ जो पहला पर्सन जो विजिट करेगा और डीलर का ही बंदा विजिट करेगा, तो उसके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मुंबई रीजन है उसमें उसके पास 4 बंदे हैं, और आपको अगर चर्च गेट में प्रॉब्लम हुआ और आप उस जो वेंडर जो डीलर है वो बोरीवली है, उसके पास टेक्नीशियन ही नहीं है, उसके पास 2 से 3 टेक्नीशियन है और मल्टीपल जगह घूम रहे हैं, तो वहां पे आप सफर करोगे क्योंकि आपका टाइम जाएगा। तो वो डीलर, आप जो डीलर सिलेक्शन है उसके पास मेंटेनेंस की प्रॉपर टीम होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है स्पेयर पार्ट्स। अब क्या होता है, अगर आपका यूनिट है, कोई मेंटेनेंस की टीम गई वहां पे, पता चला कोई पार्ट में प्रॉब्लम है, तो जो डीलर होता है वो लोग कुछ स्पेयर पार्ट्स मेंटेन करते हैं। जनरली ये जो स्पेयर पार्ट्स होता है ओईएम सप्लाई करता है, लेकिन जो डीलर होता है वो भी कुछ स्पेयर पार्ट्स अपने स्टॉक में रखता है ताकि तुरंत वो आपका यूनिट में लगा दे और आपका यूनिट स्टार्ट हो जाए, बाद में वो कंपनी के साथ डिस्कस करके वो अपना चेंज करते रहेगा। लेकिन क्या होता है, ज्यादा अगर बहुत छोटा डीलर है, उतना अगर उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो वो क्या करता है, ये सब नहीं करता, वो ओईएम पे डाल देता है कि ओईएम देगा उसके बाद वो इंस्टॉल करेगा। मान लो अगर कंप्रेसर खराब है या कोई छोटा सेंसर ही खराब है, उसमें अगर 2 दिन लग गया, ओईएम सैटरडे संडे है, मान लो बंद रहा फैक्ट्री, तो जो वेयर हाउस है वो बंद रहा, तो उस टाइम पे क्लाइंट को सफर करना पड़ सकता है। इसके लिए आप जो भी पार्टनर सिलेक्शन करें उनके में ये सब चीजें जो है जो मैंने बताई आपको, ये जरूर देखें क्योंकि बहुत जरूरी होता है। और एक चीज मैं बताऊं, पार्टनर सिलेक्शन, एक अच्छा पार्टनर होगा वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर आएगा। अगर आप कोई भी छोटा डीलर आप के साथ आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका एक कोई भी काम है, 100 HP का काम है, उसका कॉस्ट मान लीजिए कि उसका टोटल 1 CR कॉस्ट आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई बंदा उसको 90 lakhs में भी करेगा, कोई बंदा उसको 1.2 CR में भी करेगा। क्योंकि जब कंपनी है उसके पास टेक्निकल टीम अगर वो रखेगा, डिजाइन का बंदा, मेंटेनेंस का, स्पेयर पार्ट्स, हर एक चीज रखेगा, तो हो सकता है उसका कॉस्ट भी थोड़ा सा आपको प्रीमियम देना पड़े। तो ज्यादातर प्रीफर करिए कि एक अच्छा डीलर सेलेक्ट करिए, अच्छा प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस रखिए, एक अच्छा बंदा सेलेक्ट करिए जो ओईएम, क्योंकि ओईएम आप किसी को भी ले सकते हैं। ज्यादातर जो ओईएम देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट, मतलब आप देखेंगे इस सेम पेज में एप्पल टू एप्पल उनको कंपेयर कर सकते हैं। जो एक डिफरेंशिएटर जो आप देखते हैं ना, डिफरेंशिएटर, तो जो डीलर होता है ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है। तो आप कोई भी बंदा, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, ओईएम सेलेक्ट करिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीलर कौन सा है, कौन सा पार्टनर, आप लो साइड जो वेंडर है वो कौन सा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट होता है कि एक मोनोपोली,
अब इसमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट कोई खरीद लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल XYZ ब्रांड का आपने खरीद लिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें मान लो प्रॉब्लम आया और आपका लो साइड वेंडर से झगड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कल को आप किसी और को बुलाओगे और ये मशीन पे काम करने के लिए दे दोगे, आपको उसी बंदे के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर आपने 1 साल की वारंटी आपको मिली, 1 साल वारंटी अच्छे से चल गई, उसके बाद वो जो कंपनी है, कंपनी आपसे AMC चार्ज करती है, जो भी चार्ज होता है 3000 4000 पर HP के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, तो वो आपको जो भी चार्ज करेगा वो आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मशीन में प्रॉब्लम आया तो एक बार अगर मशीन आपने AMC नहीं ली है तो उसका जो कॉस्ट होगा बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंप्रेसर अगर खराब हो गया तो कंप्रेसर रिप्लेस करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, PCB खराब हो गया रिप्लेस करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मार्केट में जेन्युइन प्रोडक्ट जो कंपनी है वही देगी, बाकी आपको जुगाड़ से मटेरियल मिल जाएगा बट लेकिन उसकी वारंटी फिर वॉइड हो जाती है, तो आपको उसी OEM पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें कि ज्यादातर जब आप अपना जो OEM फाइनल कर रहे हैं, डीलर फाइनल कर रहे हैं, उसी टाइम पे CAMC का रेट फाइनल करके रख लें। उस समय क्या होगा, आप टेबल के इस साइड हो, उसको भी जॉब लेना है और आपको देना है, तो उस टाइम पे वो आपका जो भी प्राइस होगा निगोशिएशन में वो कवर हो जाएगा और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो ज्यादातर ये ट्राई करिए कि जो आप जब रेट फाइनल कर रहे हैं हाई साइड लो साइड का, उसी टाइम पे 5 साल 6 साल के लिए आप उसका CMC चार्जेस भी फाइनल कर सके, ताकि बाद में मोनोपोली ना करे कि नहीं मेरा, अगर OEM बोले नहीं मेरे को 5000 पर HP में देना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको उसको देना पड़ेगा। तो इसके लिए डे 1 पे ये चीजें फाइनल करके रखें। तीसरा होता है जो भी आपका OEM फाइनल कर रहे हो उससे एक्चुअल डेटा आप उसे मांगे, क्योंकि जब आप VRF सिस्टम फाइनल करते हो ना, तो जो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है सबसे पहला जो फंडा आपको पिच करता है वो करता है कि इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। वो आपको पावर कंजम्पशन ऐसे बताएंगे 0.6 किलोवाट पर टन होएगा, 0.7 किलोवाट होगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे एक OEM ने मेरे को बोला कि सर उनको किसी क्लाइंट ने बोला है उनका 0.48 किलोवाट पर टन आता है। तो मतलब ये आप बोलना बहुत आसान है बट एक्चुअल अगर आप देखिए तो ये डेटा नहीं, ये बहुत ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये सब जो आपको डेटा दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर AHRI की कंडीशन पे दिया जाता है कि मशीन 100% इतने टाइम चलेगी, 50% पे इतने टाइम चलेगी, पर्टिकुलर एक सेट ऑफ अजम्पशन होते हैं उस पे किया जाता है। जो आउटसाइड टेम्परेचर हो 35, इनसाइड 27 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताइए कौन अपना एयर कंडीशनर इनसाइड 27 पे सेट करता है? नॉर्मल लोग 24 25 पे सेट करते हैं, कुछ लोग तो 20 21 पे भी सेट करते हैं। तो आप एक्चुअल डेटा की, अगर जैसे मुंबई का कंडीशन है तो आपको पता है समर के सीजन में 40 के ऊपर टेम्परेचर जाता है, पुणे देखें तो 45 के भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर। तो उनसे एक एक्चुअल डेटा होता है, जैसे कि अगर आप मुंबई के लिए कर रहे हैं तो आप 39 डिग्री सेल्सियस पे उनसे डेटा मांगे, जनरली वो लोग 35 पे देते हैं, 39 डिग्री सेल्सियस पे मांगे। इनसाइड 24 जो भी आप इनसाइड डिजाइन करवा रहे हैं उतने पे क्या पावर कंजम्पशन आएगा वो डेटा उनसे मांगे, ताकि क्या होगा आपको एक्चुअल डे 1 से पता रहेगा मेरा ये पावर कंजम्पशन जाएगा, ये मेरा सिस्टम होगा। आपको कैपेक्स ओपेक्स दोनों कॉस्ट उनसे मांगे, जो पर्टिकुलर 100% पे क्या कॉस्ट आएगा, 50% पे क्या कॉस्ट आएगा, ये सब डेटा एक्चुअल कंडीशन पे, प्रैक्टिकल कंडीशन पे डे 1 से उनसे मांगे, ताकि प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, पे आप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीजें आगे जाके खर्चे आने वाले हैं। नेक्स्ट होता है जो जनरली डिजाइनर इस चीज को कवर करते हैं, एक फैक्टर होता है ड्यूरेशन फैक्टर, जनरली लोग कवर करते हैं, लेकिन आप एज अ एंड यूजर जो भी OEM फाइनल कर रहे हो, जो भी लो साइड कॉन्ट्रैक्टर है हाई साइड कॉन्ट्रैक्टर है, उससे ये चीज जरूर पूछिए भाई ड्यूरेशन क्या है, आपने कंसीडर किया है नहीं कंसीडर किया है। जनरली क्या होता है कि आपका VRF सिस्टम है, ठीक है, VRF सिस्टम क्या होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजाइन होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पे ऑन एन एवरेज सभी कंपनियां उतने पे आउटसाइड पे डिजाइन करते हैं, बट आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है। अब उससे क्या होता है जैसे नॉर्मल 42 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 टन का जो यूनिट लगाया है वो 10 टन ही डिलीवर कर, क्योंकि हीट ट्रांसफर कम होगा, तो आप 10 टन की जगह हो सकता है 9 टन डिलीवर करे, 8.5 टन डिलीवर करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ड्यूरेशन फैक्टर जो होता है अपने कैपेसिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कराइए। उसी के साथ पाइपिंग लेंथ, ऐसा 1 किलोमीटर की पाइपिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं।
सक्शन एंड डिस्चार्ज दोनों मिला के। तो इसमें पाइपिंग लेंथ जितना बढ़ता है, जितना बेंड बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका ड्यूरेशन भी बढ़ता है। तो ये जो टेम्परेचर और पाइप लेंथ, इससे जो ड्यूरेशन होता है, ये आपके यूनिट के अंदर जरूर कवर करवाइए। तो ये जो 4 पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि आप अगर वीआरएफ सिस्टम फाइनल कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट जरूर डिस्कस करिए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके डिसएडवांटेज देखेंगे तो और भी बहुत सारे ज्यादा हैं, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन मैंने जो एज अ एंड यूजर, एज अ प्रोक्योरमेंट पर्सन क्या प्रॉब्लम फेस होता है, आज मैंने आपको वो बताया हुआ है। और वीआरएफ के बारे में और ज्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो मेरी पहले की वीडियो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? अगर आपको क्या प्रॉब्लम फेस किया है अपने वीआरएफ सिस्टम के ऊपर, वो मुझे इस कमेंट करिए। आपका जो भी सजेशन है वो मुझे शेयर करिए।